धर्म को हमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें, क्योंकि बाबा साहब ने अपने अंतिम क्षणों में ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करी कि मैं ज़िंदगी का निचोड़ उनका ये था कि मैं किस तरीके किताब भी बुद्धाइन धर्मा लिखी और बौद्ध धर्म ग्रहण किया। खाली हिंदुस्तान का नहीं है, ये पूरे विश्व का तीसरा नंबर का धर्म है। और मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, वहाँ 320 संस्थाएँ हैं, सारे कंट्रीज़ की संस्थाएँ हैं, मतलब चाइनीज़, कोरियन, तिब्बतियन, अमेरिकन, सबके बड़े बड़े बुद्ध विहार हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं। हमने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट यहाँ पे आएँ। वो बुद्धिज़्म को कैसे देख रही थी आपकी माता जी? उन सबको वो इकट्ठा करके कोशिश करते थे, बताते थे। भंते करुणाकरण भी आते थे, हैं पवन सागर है, ये बाद में बहन जी के OSD भी रहे 3-4 बार। जब कभी वो चीफ मिनिस्टर रही तो वो OSD रहे। बहन जी से हम लोगों का मतलब जब कभी आती थी, एक बार न्यूयॉर्क आई थी तब भी हम मिले थे उनसे। तो उनका एक सिक्योरिटी गार्ड थे पदम सिंह जी, तो हम होटल में गए वहाँ पे, तो नीचे से रिसेप्शन से हमने फ़ोन किया, हमने तो उन्होंने पता भैया आप आ जाओ ऊपर तो ऊपर। भारत की तुलना में विदेशों में बुद्धिज़्म को कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, उन लोगों का ट्रेडिशनल बुद्धिज्म है। पहले गया न्यूयॉर्क में तो मुझे वॉन बुद्धिस्ट टेम्पल मिला। वॉन बुद्धिस्ट टेम्पल ऐसा है कि उसमें लेडीज़ भी मॉन्क्स हैं और जेंट्स भी मॉन्क्स। भारत में बुद्धिज़्म को कैसे देख रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे भारत को बौद्ध में बनाने के लिए? अगर हम विदेशों की तुलना करें तो जो है उनकी जो मोनिस्ट्रीज बनी हुई है उनमें कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन को लेकर के, सामाजिक धार्मिक मूवमेंट को लेकर के कार्य किए जाते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश जो बुद्ध विहार बने हुए हैं वो बिल्डिंग बना करके उनको खाली छोड़ दिया जाता है। क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, मेरा बच्चा है, वो फ्री एजुकेशन उससे मिलती है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर देती। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त एक विशेष अहम कार्यक्रम में हम आए हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त रोहित सागर जी हैं जो न्यूयॉर्क में रहते हैं और आज के इस कार्यक्रम को लेकर के वो अपनी बात रखेंगे। तो सबसे पहले सर, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों आपको मैं बता दूं, इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ में आप न्यूयॉर्क में भारत से 83 में गए और न्यूयॉर्क में रहना शुरू किया। आप अम्बेडकराइट हैं, बुद्धिस्ट हैं। जैसे भारत में मूवमेंट को हमारे समाज के लोग बढ़ा रहे हैं, वैसे ही आप जो है न्यूयॉर्क में बहुत ही तेज़ी के साथ में मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की देख रही दर्शकों से, जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि धर्म को हमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने अपने अंतिम क्षणों में ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करी कि मैं किस तरीके से मतलब पूरी ज़िंदगी का निचोड़ उनका ये था कि मैं किस तरीके से लोगों को धर्म परिवर्तन कराऊं, उनको धर्म समझाऊं, उनके अंदर पीस ऑफ माइंड पैदा करूं। और इसीलिए उन्होंने अपनी लास्ट किताब भी बुद्धाइन धर्मा लिखी और बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और वो चाहते थे कि जो हम लोग जिस धर्म में हैं, जिसमें वो बहुत कोशिश करने के बाद भी परिवर्तन नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपना हम लोगों को धर्म दिया है, ये संपूर्ण धर्म है और ये खाली हिंदुस्तान का नहीं है, ये पूरे विश्व का तीसरा नंबर का धर्म है। और मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, वहाँ 320 संस्थाएँ हैं, सारे कंट्रीज़ की संस्थाएँ हैं, मतलब चाइनीज़, कोरियन, तिब्बतियन, अमेरिकन, सबके बड़े बड़े बुद्ध विहार हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं जहाँ पे विपस्सना का कार्यक्रम होता है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक इंडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन बना के और उसकी तरफ से एक विहार का निर्माण करूँ। और हम लोगों ने इंडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन बना ली है, जिसके कि हम लोग 15 दिन में एक बार मीटिंग करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं। और उसी बुद्धिस्ट होते हुए ही मेरी मदर की डेथ पिछले सैटरडे को हुई थी, तो आज हमने ये यहाँ पे ये अम्बेडकर भवन है, ये क्या है? जी, डॉक्टर अम्बेडकर विकास सेवा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम है। उसी का कार्यक्रम हमने जय भंते जी को बुलाया था और उसी का अपनी मदर के लिए शांति पाठ का कार्यक्रम किया है। और मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट यहाँ पे आएँ
और उन्हें विस्तार से धर्म का पता चले। कितने ईयर की आपकी माताजी हो गई थी? मेरी माताजी 89 इयर्स की हो गई थी। 89 ईयर में मूवमेंट को, बुद्धिज़्म को कैसे देख रही थी आपकी माताजी? ऐसा है, उनका संबंध बहुत पहले से था, क्योंकि हमारे फादर बुद्धिस्ट थे। तो फादर बुद्धिस्ट होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट, मतलब समाज के लिए काम करने वाले बुद्धिस्ट। मतलब वो कानपुर में इनकम टैक्स ऑफिसर थे। उनकी डेथ 1975 में हुई थी। उसके पहले उन्होंने कानपुर में मतलब कोई भी सामाजिक काम होता था उसके लिए अपना धन देते थे, फंड देते थे और पूरी कोशिश करते थे। वहाँ पे अब जो अम्बेडकर मेला लगता है, मतलब हमारे घर में मैं जानता हूँ कि बहुत सारी मीटिंगें होती थी, सोशल वर्कर्स आते थे। उस टाइम वहाँ पे वो भी था, क्या कहते हैं, दलित पेंथर पार्टी भी थी। तो उसके, हाँ, उसके भी लोग आते थे। उन सबको वो इकट्ठा करके कोशिश करते थे, बताते थे। बनते करोड़ा करण भी आते थे, हैं। तो उन्होंने ये सबको प्रस्ताव किया कि आप अलग अलग जो बुद्ध वो मनाते हैं ना, अम्बेडकर जयंती, उसको कंबाइन करके एक जगह मनाएं। और उन्होंने सबसे पहले 1975 में अपने आप दरिया बिछा के नारायण पार्क में, जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी है, वहाँ पे पहली मीटिंग करी थी, जिसमें उस टाइम मोतीलाल एडवोकेट थे, बाद में वो शायद एमएलए भी रहे, तो वो थे, और बहुत से सोशल वर्कर थे, और जगन्नाथ उपाध्याय जी पाली भाषा के प्रोफेसर थे, वो बनारस से आए थे। तो उन्होंने कम से कम 100-200 लोग थे खाली उस मीटिंग में। लेकिन वहाँ से स्थापना हुई कि 14 अप्रैल का प्रोग्राम नानाराव पार्क में मनाया जाए। अब मैं देखता हूँ कि वो धीरे धीरे इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया है कि उसमें 3-4 दिन भर प्रोग्राम चलता है वहाँ पे। तो ये उनका प्रयास था। वो बुद्धिज्म की तरफ गए। बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया इतना तो मुझे डिटेल में नहीं पता उनके, लेकिन मुझे पता है कि वो धर्म के लिए काम करते रहते थे। तो उससे हमारी माताजी भी इफेक्टेड रहती थी। मतलब वो भी बौद्ध धर्म के लिए कोई भी मूवमेंट होता था उसमें पार्टिसिपेट करती थी। और हम लोग, जब उनकी डेथ हुई तो हम लोग 4 भाई थे, 3 भाई 1 बहन। तो हमारा छोटा भाई था, वो कानपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, और एक ये पवन सागर हैं जो उस टाइम 8th में ही था, और हमारी सिस्टर थी वो और भी 5th क्लास में थी। तो मैंने 7 साल इनकम टैक्स में जॉब किया। अपने फादर की जगह मुझे जॉब मिल गई थी तो मैं वहाँ करता था। तो उस तरीके से हमारे फैमिली ग्रो करी, सब लोग भैया। बाद में ये पवन सागर है, ये बाद में बहन जी के OSD भी रहे 3-4 बार। जब कभी वो चीफ मिनिस्टर रही तो वो OSD रहे। बहन जी से हम लोगों का मतलब जब कभी आती थी, एक बार न्यूयॉर्क आई थी तब भी हम मिले थे उनसे। तो उनका एक सिक्योरिटी गार्ड थे पदम सिंह जी। तो हम होटल में गए वहाँ पे, तो नीचे से रिसेप्शन से हमने फ़ोन किया, हमने तो उन्होंने पता, भैया आप आए हो, आ जाओ ऊपर। तो ऊपर गए, बहन जी से थोड़ी देर बातचीत हुई। तो हमने बहन जी से उस टाइम कहा था कि सारी पार्टियों ने यहाँ अपने ऑफिसेस खोले हुए हैं, अपने सेक्रेटरी बनाए हुए हैं, आप भी करिए बहन जी। तो कहने लगी ये ऐसी हमारी पार्टी है अभी जो बनी है बहुजन समाज पार्टी, कि ये बदनाम ज़्यादा करेंगे, उतना चंदा नहीं मिलेगा जितना कि ये लोग बदनाम कर देंगे। और हम लोग करते हैं 1 नोट 1 वोट। हाँ, तो उन्होंने उस टाइम हमें मना कर दिया था कि ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। तो बहुत बढ़िया इस तरीके से धर्म से रिलेटेड काम जो होते हैं वो हम न्यूयॉर्क में भी करते रहते हैं। हाँ, और वहाँ पे अपना कोई बुद्ध विहार नहीं है, लेकिन बांग्लादेश बुद्ध विहार है। तो उसके जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, वो हमारे अच्छे मित्र हैं। कैसे सर जो है भारत की तुलना में विदेशों में बुद्धिज़्म को कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, उन लोगों का ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म है, वो लोग बहुत पहले से बुद्धिज़्म को मानते चले आ रहे हैं। जैसे कोरियन है। अब मैंने अभी बताया कि एक वहाँ पे जब मैं सबसे पहले गया न्यूयॉर्क में तो मुझे वॉन बुद्धिस्ट टेम्पल मिला। वॉन बुद्धिस्ट टेम्पल ऐसा है कि उसमें लेडीज़ भी मॉन्क्स हैं और जेंट्स भी मॉन्क्स हैं। और वो लोग जो है स्टैचू वर्शिप नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म किया बहुत पहले से। उनका एक रिफॉर्म जो जिन्होंने रिफॉर्म किया, उन्होंने मूर्ति पूजा को हटा दिया। उन्होंने एक सर्किल बनाया, उसको वॉन बुद्धिस्ट बोलते हैं। वॉन, वो भगवान बुद्ध के माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हो वॉन बुद्धिज्म, तो उसके डिटेल आपको मिल जाएगी। वो कोरियंस का है। इस तरीके से मुझे बांग्लादेश के मिले। बांग्लादेश बुद्ध विहार है, उसमें वो लोग अपनी बांग्ला भाषा में करते हैं। तो हमें प्रॉब्लम होती है, हम दूसरे किसी कंट्री के उसमें जाते हैं, वो लोग अपनी भाषा में करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, स्पेशली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ
कि वहाँ पे इंडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन बने, जहाँ कि हमारे भंते जी आके हिंदी में हम लोगों को समझा सके, इंग्लिश में समझा सके, क्योंकि हम लोग हिंदी इंग्लिश तो समझ सकते हैं लेकिन कोरियन थोड़ी समझ सकते हैं। तो ये प्रयास है। सभी देशों के जो है मोनिस्ट्रीज बनी हुई हैं, लेकिन भारत को छोड़ करके नहीं है। भारत की ही सिर्फ मोनिस्ट्रीज वहाँ पर नहीं है। जो भारत, जो तथागत बुद्ध की जन्मभूमि है, और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विदेशों में बुद्ध की जो मोनिस्ट्री होनी चाहिए वो नहीं है। भारत में बुद्धिज़्म को कैसे देख रहे हैं? जो बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे भारत को बौद्ध में बनाने के लिए, उसको लेकर के क्या सोचते हैं, और आपका अगला कदम क्या है? पहले तो बहुत ही सरल भाषा में लोगों को धर्म समझाना चाहिए। उसके लिए मेरा ये मानना है कि जो जागरूक लोग हैं, जो धर्म को समझते हैं, मैंने एक भंते जी से बात भी करी थी कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया भाई ऐसा है कि जो भगवान बुद्ध का मार्ग था वही सबसे सरल मार्ग है। तो वो मैंने पूछा वो क्या? कहने लगे उन्होंने 5 लोगों को दीक्षा दी, उनको धर्म समझाया, फिर उनको 10-10 अलग अलग दिशाओं में भेजा, उन्होंने दूसरों को धर्म समझाया, उन्होंने दूसरों को धर्म समझाया, उनको इस तरीके से स्टेप बाय उसे। तो वही सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि धर्म हमारा जो है ये इंडिविजुअल धर्म है, ये कोई सामुदायिक धर्म नहीं है। आप हर आदमी को अपनी प्रगति खुद करनी पड़ेगी, दिमाग की प्रगति। लेकिन भारत में भी जो है बौद्धों की संख्या, बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार जो है बुद्धिज़्म आगे क्यों नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा है कि किसी भी चीज़ में हमारा धर्म बहुत ही शांतिप्रिय धर्म है, बहुत ही शांतिप्रिय धर्म है। और जैसे कि भगवान बुद्ध ने ना धर्म चक्र परिवर्तन, मैंने एक बंते जी से बात भी कही थी, कहने लगे किसी चीज़ में कोई भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे वो अपने आप ही प्रोग्रेस करेगा, इसमें ज़्यादा कुछ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तरफ से प्रयास करें, अपने को जागरूक करें, दूसरों को भी जागरूक करें। और अरे यार घर से निकल जाओ भाई। तो मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को धर्म समझ में आ गया वो दूसरों को समझाए, दूसरों को समझाए, और किस तरीके से कोशिश करें। और हर बुद्ध विहार में उस बिल्डिंग की पूरी उपयोगिता होनी चाहिए। मतलब मैं देखता हूँ कोरियन बुद्धिस्ट टेम्पल है सपोज कर, बिल्डिंग से मतलब जो है, मेरा एक और सवाल है कि भारत में अधिकांश जो बुद्ध विहार बने हुए हैं, जैसे हम विदेशों की तुलना में, अगर हम विदेशों की तुलना करें तो जो है उनकी जो मोनिस्ट्रीज बनी हुई है उनमें कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन को लेकर के, सामाजिक धार्मिक मूवमेंट को लेकर के कार्य किए जाते हैं, लेकिन भारत में अधिकांश जो बुद्ध विहार बने हुए हैं वो बिल्डिंग बना करके उनको खाली छोड़ दिया जाता है। उसको लेकर के आपका क्या कहना है? मेरा उसके बारे में ये कहना है कि हर बिल्डिंग के मतलब बुद्ध विहार में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है और उसकी पूरी उपयोगिता होनी चाहिए, 7 दिन उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, 24 घंटे उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। मतलब उसमें ऐसे कार्यक्रम रखें कि जैसे 24 घंटे तो विपස්සना कुछ हो नहीं सकता धार्मिक कार्यक्रम, तो बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाए वहाँ पे। मतलब जैसे प्री स्कूल चलते हैं, तो हम लोग दलितों के लिए कोई प्री स्कूल है नहीं कि जहाँ कोई इंग्लिश मीडियम में कोई उन्हें हिंदी इंग्लिश समझा सके, बेसिक समझा सके। तो 3 से लेके 5 साल के बच्चों को, जैसे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चलते हैं और बहुत पैसे लेते हैं, हमें अपने समाज के लोगों के लिए उन बच्चों को अपने बुद्ध विहार में बुला के उन्हें एक टीचर लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये की टीचर होगी। तो मैंने तो अपने भंते जी से कहा है लाल बाग वाले कि आप किसी भी उसको रखें टीचर को, मैं उसकी तनख्वाह दूंगा 10,000 महीने के, विशाल दास बुद्ध विहार के, और आप मुझे बताएं। और वहाँ पे जो है बच्चों को, मतलब जो वर्किंग क्लास की लेडीज़ हैं वो चली जाती है, बच्चों को अपने साथ या कहीं और रखती होंगी कैसे भी, तो उन बच्चों को वहाँ पे लाएं, पढ़ाएं, तो उसके लिए टीचर की तो ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, अभी जहाँ पे रुका हुआ हूँ, कि जमादार है उसके 2 बच्चे उसके पीछे चलते चले जा रहे हैं। मतलब वो गाड़ी लेके जा रही है और बच्चे पैदल चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रही है, उसके कहीं बच्चों को छोड़ नहीं सकती। तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमें अपने लोगों को आपस में मिलकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो हमारा समाज गरीब है
जो नहीं अफोर्ड कर सकता है उसे हम लोग शिक्षा दें, उनके बच्चों को शिक्षा में हेल्प करें। ये मेरा अपना विचार। एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एजुकेशन को लेकर के बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है और हमेशा से शुरुआत से लगा करके अंत तक वो एजुकेशन पर जो है हमेशा काम करते रहे। लेकिन भारत में जो अभी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से हमने देखा कि जो है हजारों स्कूलों को बंद करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया और उसके बाद में जो है उसका कड़ा विरोध होने के बावजूद जो है तब जा कर के कहीं सरकार ने उसको जो है टाला और उसको बहाल किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी जो है ये व्यवस्थाएं क्यों लानी पड़ती हैं कि आखिरकार जो मोमेंट जो एजुकेशन का है, एजुकेशन जब सवाल पैदा करती है, एजुकेशन ही जो है आपको जीने का सहारा बनता है, उसके बावजूद भी सरकार एजुकेशन को इतना जो है कमज़ोर करने पर। अब ये समाज यहाँ पे जो सरकार है वो कैसे कर रही है, क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है, उसके बारे में मुझे इतना नहीं पता है। लेकिन मैं अपना जानता हूँ कि मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, मेरा बच्चा है वो फ्री एजुकेशन उससे मिलती है। न्यूयॉर्क में बच्चे को फ्री एजुकेशन है और मतलब वो स्कूल में उसकी कोई फीस नहीं लगती और उसे ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलता है, मतलब बस लेने आती है उसे फ्री मिलता है, उसे दिन में लंच फ्री मिलता है। और जो है तो वो जब तक हाई स्कूल करेगा तब भी फ्री मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तब भी फ्री मिलेगा। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट को इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि यही एक अभी भी जो है गवर्नमेंट कहाँ से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज ले रही है, क्योंकि यहाँ से पढ़ के बच्चे जा रहे हैं और दूसरी जगह अपना। तो हमों को हमारे अपने समाज इस मामले में बहन जी थी तो उन्होंने बहुत काम किया, अपनी सरकार थी तो सब काम करती थी। लेकिन ये पंडितों के अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मतलब इन लोगों का सोचने का तरीका डिफरेंट है, हमारा सोचने का तरीका डिफरेंट है। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही कहना है कि जो एजुकेशन को लेकर के है वो न्यूयॉर्क में बाकायदा बहुत ही अच्छे व्यवस्थित रूप से जो है पढ़ाई के लिए जो है सुविधाएं दी जाती हैं सरकार की तरफ से। लेकिन भारत में एजुकेशन को वैसे ही कमज़ोर करने की एक साजिश जैसी दिखाई देती है। जो एजुकेशन निःशुल्क देनी चाहिए उसे और भी महंगी किया जा रहा है, जिससे सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। आज की पूरी रिपोर्ट पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस पूरी कवरेज को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय हिंद, धन्यवाद। नमामि संघं नमामि ओकाश अहं वन्दे तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे वन्दे द्वितीयंपि ओकाश अहं वन्दे तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे वन्दे तृतीयंपि ओकाश अहं वन्दे तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे वन्दे यमं वदामि तं वदेथ बोलो आम वन्दे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणागमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि तिसरणेन सद्दिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत स्वलोहामवन्ते साधु साधु साधु। सभी लोग अभी तीर्थ वंदना और प्रथम पाठ करेंगे। आप लोग श्रद्धा चित्त होकर के, मैत्री चित्त होकर के दिवंगत उपासका माता जी के लिए उनकी सदगति, उनकी निर्वाण गति की कामना आपके द्वारा जो भी पुण्य क्रियाएँ की जा रही हैं, उन पुण्य क्रियाओं का फल दिवंगत उपासका माता जी को मिले। आप सबको, पूरे परिवार को ऐसी कामना करते हुए वो सत्य आशीर्वाद, उनकी मैत्री, उसके दुख नष्ट हो जाते हैं, वो पीड़ा रहित हो जाता है, अरहत फल को प्राप्त हो जाता है। जब भगवान बुद्ध आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना के पश्चात में अन्य कौंडिन्य को जो ज्ञान मिला, जो उन्होंने समझा, उनके ये उद्गार वचन हैं, यं किंच समुदय धम्मं सब्बं तंग निरोध धम्मंति। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी समुदय धर्म है वो सब निरोध होने वाले हैं। इस बात को वो समझ गए और अरहत फल को प्राप्त हुए। 4 लोग अभी तक वो प्राप्त नहीं हुए। अनित्यता को समझना, दुखों को नष्ट होने का एक पहचान है कि जिसने भी अनित्यता को समझ लिया उसके पास दुख। दिवंगत उपासका माता कृष्ण सागर जी के देहावसान के आज 15वां दिन है और उनकी सदगति के लिए, उनकी निर्वाण गति के लिए तो सभी लोग एकत्रित हैं उनको स्मरण करने के लिए करके सबसे पहले तिसन और पंचशील ग्रहण किए। उससे पहले भगवान बुद्ध को पुष्प पूजा, प्रदीप पूजा और सुगंध पूजा
समर्पित करके तिसन पंचशील और भगवान बुद्ध के त्रिरत्नों की वंदना करते हुए प्रतीति समुत्पाद जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जो समझा उन्होंने इस संसार के बारे में, उसको बोलते हैं ना प्रतीति समुत्पाद। अंग्रेजी इंग्लिश में शायद है ना डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, हिंदी में कार्य कारण सिद्धांत बोलते हैं कि हम लोग जो भी जीवन है सब कार्य कारण सिद्धांत पे है, निर्भर है। उसी को पाली में ना पठित समुत्पाद बोलते हैं कि किसके होने से, विद्या के होने से ही सब कुछ शुरू होता है। और जो 12 कड़ियाँ हैं धम्मचक्र की, 24 तीली का है ना धम्मचक्र का ना तीन तरीके के मिलते हैं, 8 तीली वाला, 12 वाला और नहीं 12 वाला नहीं, 24 वाला और 48 नहीं 32 है, 8, 24 और 32। 8 तीलियों वाला जो चक्र है वो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का है। 24 वाला प्रतीत समुत्पाद डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का है, 12 कड़ियाँ ऊपर जाती हैं, 12 नीचे आती हैं। और 32 तीलियों वाला जो धम्मचक्र है वो भगवान बुद्ध के उनके गुणों को, उनके लक्षणों के, महापुरुष लक्षण हैं भगवान बुद्ध के 32, उनको दिखाता है। जो सारनाथ में अशोक स्तंभ मिला है, नीचे 24 वाले हैं और सिंह के ऊपर एक धम्मचक्र था, वो 32 तीलियों वाला था। सारनाथ में जाएंगे तो देखने को मिलेगा, टूटा हुआ रखा हुआ है। तो वो भगवान बुद्ध के लक्षणों को दिखाता है। तो इंडिपेंडेंट ओरिजिनेशन को है ना जिसने भी समझ लिया, और इतना समझना आसान नहीं है, तो हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, तो कुछ बातों को हम लोग रखेंगे।